हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वीडियो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे जो चीज़ रिमेनिंग बचा था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये हम स्टार्ट यहाँ तक पहुँचे थे। आपका मोमेंट ऑफ ए फोर्स यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे और इसमें हम बढ़िया समझाए थे कि ये जो मोमेंट और टॉर्क में क्या डिफरेंस है उसको भी हम बढ़िया तरीक़ा से इसको समझाने की कोशिश किए थे कि किस तरह से दोनों डिफर करता है। और टॉर्क इक्वल टू जो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर जो होता है, ये भी प्रूफ हम कर चुके थे कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, ये भी हम बढ़िया से बता चुके थे दोस्तों। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ होता है, जो सी जी का जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और क्या है आपका काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। काइनेटिक्स क्या चीज़ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और आपका ऊपर जितना सारा चीज़ है, लेमिस थ्योरम क्या है, ये भी डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्त, ठीक है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कपल से, पैरेलल फोर्स से, वेरिग्नन प्रिंसिपल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा इशू हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे डालिए। और ध्यान रखिए कि जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वीडियो जो हम डालेंगे इसका जो डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कोशिश रहेगा कि उस डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ अगर आपको समझने में जो जुगाड़ लगता है, जैसे वेक्टर का यूज़ हो गया, ये कुछ भी चीज़ का जो चीज़ इसको समझने में जो चीज़ का जुगाड़ लग रहा है, जिस वीडियो का जुगाड़ लगेगा, जो हम पिछला वीडियो बहुत सारा चीज़ वीडियो मैंने डाल चुका है, उसका लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को समझने में आसान हो जाएगा और उसको ढूंढने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आपका भी समय बच जाएगा और यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है आपका, ये है वेरिग्नन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये है क्या, एक तरह का, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है, उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है। कोई फिक्स पॉइंट है, या मान लीजिए कोई रड है, बार है, उस बार में हम लोग बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अनबैलेंस है ना। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, F1 F2 F3 F4 जो भी चीज़। और मान लीजिए F1 R1 डिस्टेंस है, F2 जो है R2 डिस्टेंस में है, F3 R3 डिस्टेंस में है, तो मूव करवा रहा है। बट सब सारा जितना सारा चीज़ है सब मान लीजिए हम किसी सेम डायरेक्शन में दिए हुए, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो अनबैलेंस टॉर्क है, मतलब जो अनबैलेंस टॉर्क होगा ही ना, मान लीजिए F1 लगा है, F1 इंटू R1, F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3, है ना। तो सबका जोड़ेंगे, सब अलग अलग टॉर्क है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए एक इक्विवेलेंट टॉर्क जो हम F क्रॉस R देंगे, तो जो इक्विवेलेंट करने के लिए मतलब क्या, न्यूट्रल करने के लिए जो दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जुगाड़ है वो क्या होगा, F क्रॉस R इक्वल टू F1 गुने R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3, तो डॉट सो ऑन जितना सारा फोर्स लगा हुआ उस तरह से हम कर सकते हैं। यानी इक्विवेलेंट क्या था, F फोर्स जो था वो इक्विवेलेंट फोर्स था F इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3 डॉट सो ऑन कर सकते हैं। बस वही चीज़ है, वो चीज़ को ये लैंग्वेज में लिख दिया गया है ऐसा जाके। देखिए चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It states that if a number of coplanar forces बता चुके हैं हम पीछे, ठीक है। क्या है कि सेमी प्लेन पे अगर कोई फोर्स लग रहा है एक ही प्लेन पे, तो क्या हो गया, कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल पे एक्टिंग हो रहा है, एक्ट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम में, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स, मतलब वही बताएं F1 गुना R1 प्लस F2 इंटू R2 है ना, वही है एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स, मोमेंट मतलब F1 गुने R1, F2
गुने क्या है R2 डॉट सो ऑन। अबाउट एनी पॉइंट, किसी अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, वही F गुने रिजल्टेंट फोर्स क्या था, वैसे था ये जो है ये F, ये इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फोर्स है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या हो गया F1 इंटू R1 एल्जेब्रिक सम F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3 डॉट सो ऑन जाएगा। तो क्या है एल्जेब्रिक सम किया ना, ये सब इक्वल टू क्या है, ये इक्विवेलेंट फोर्स इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है, अब यहाँ जो एक फोर्स लग रहा है इधर, फिर और एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये लाइन ऑफ एक्शन जाएगा ना जी, फिर ये फोर्स जा रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन जाएगा, फिर एक फोर्स इधर से जा रहा है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जाएगा। तो F4 इंटू लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये क्या हो गया F इंटू R1, ये फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, ये F2 फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, ये F3 फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, दोनों का प्रोडक्ट का सम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये इक्विवेलेंट फोर्स इंटू R जो करेंगे यही होता है भैया वेरिग्नन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो ये था। चलिए ये हो गया आपका पैरेलल फोर्स। देखिए पैरेलल फोर्स किसको बोलते हैं समझिए। पैरेलल क्या, देखिए एक फोर्स ये है, एक फोर्स मान लीजिए ये है, एक फोर्स मान लीजिए ये है, तो ये क्या है, तीनों दोस्त पैरेलल है, तीनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, एक दोस्त यहाँ है, एक फोर्स ये है, तो ये भी क्या है पैरेलल है। ठीक है, अरे पैरेलल हम कैसे पता करेंगे पैरेलल क्या है, तो कोई वेक्टर हो, अगर ये वेक्टर है, अगर मान लीजिए ये आपको फील नहीं आ रहा, पैरेलल नहीं दिख रहा है यार दूर में है, इसको पीछे तो आप ला सकते हैं ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हर जगह डिस्टेंस देखिए समान है ना, तो पैरेलल हो गया ना, क्लियर है। तो पैरेलल क्या है, मान लीजिए ये वेक्टर है, एक वेक्टर मान लीजिए इधर से है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा पैरेलल क्या है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए आगे यहाँ आ गया, अब तो दिख रहा है ना पैरेलल है, तो आगे तो हम वेक्टर को कर सकते हैं, सिर्फ ना आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट पैरेलल ही, ये ध्यान में रखना। बस वही चीज है, द फोर्स हुज लाइन्स ऑफ एक्शन आर, लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, एक फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन कल हम बताए थे कि अगर ये फोर्स है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसको डॉटेड लाइन जो बढ़ा दे रहे हैं यही है लाइन ऑफ एक्शन, बस। ठीक है, तो वही है क्या कि द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल फोर्सेस इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, देन दोज आर नाउन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर एक फोर्सेस ये है, देखिए दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आगे बढ़ा, ये पीछे बढ़ा, यही हो गया लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए डायरेक्शन सेम है ना, तो हो गया ना पैरेलल। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कपल क्या है, कपल क्या है, कपल में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस रहता है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, देखिए ये देखिए अगर मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे तो एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखिए ये इस डायरेक्शन में है ना, और एक नीचे है, तो इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं, देखिए ऐसे घुमा रहे हैं तो एक डाउन है एक अप है ना, तभी तो ढक्कन खुलेगा। ये ढक्कन जो हम कोई चीज खोल रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी ढक्कन, मान लीजिए ये पेन ही है, अगर इसको ढक्कन को हम खोलना चाह रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, इक्वल इधर लग रहा है एक फोर्स, और एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तब तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तब तो खुल रहा है जी, खुल रहा है ना। तो वही चीज है, अगर मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट हुआ ना जी, मान लीजिए ढक्कन है जी, तो ढक्कन है तो इस तरह से घुमाएंगे ना, तो इस तरह से घुमाएंगे तो कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो ये फोर्स इंटू ये सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया आर है, तो एफ पी यू इंटू R1, ये आर है, ये हो गया क्या टॉर्क हो गया, और इधर से क्या हो गया P इंटू ये आर, तो इक्वल लग रहा है ना, दोनों इक्वल फोर्स भी लग रहा है, इक्वल मोमेंट भी लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया ये कपल, देखिए दो है ना,
दो फोर्स लगा, मतलब दो मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, दो मोमेंट लगा ना इक्वल एंड अपोजिट, एक इधर से फोर्स P1 इंटू R1, एक इधर से P1 इंटू R1, सेम है। तो ये चीज है। तो वही चीज क्या है, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, देखिए बिल्कुल है। इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है दोस्त, इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इधर है, दोनों डिफरेंट नहीं है। ये एक इधर है लाइन ऑफ एक्शन, एक है इधर है, दोनों डिफरेंट है ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन डिफर होना चाहिए, सेम नहीं, इसलिए बोला है। अगर सेम रहेगा, मान लीजिए ये भी इसमें भी इधर लाएगा तो घूमेगा दोस्त, नहीं घूमेगा ना, पूरे ढक्कन ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को कम्युनिकेशन में। देखिए ये क्या हो रहा है, कपल हो गया यहां तक क्लियर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या था, एक तो ये था और एक था लाइन ऑफ एक्शन, ये ना फोर्स भाई वेक्टर है ना, वेक्टर को पैरेलली आप आगे बढ़ा सकते हैं ना, ये तो लाइन ऑफ एक्शन बताया था ना। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल है, इक्वल मतलब एक डाउन है कि अप है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज नाउन एज आर्म ऑफ कपल, इसी को बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल मतलब क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ ए कपल इज प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द सम ऑफ कपल। तो जो मोमेंट ऑफ कपल जो होगा वो प्रोडक्ट किसका होगा, यानी ये P होगा इनटू क्या होगा, ये आर्म की लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये P हो गया, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए दोनों में से, और ये कपल जो ये आर्म का डिस्टेंस है ये मल्टीपल कर दीजिए, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ कपल। अब देखिए लिटिल कंसिडरेशन विल सॉ दिखाता क्या है, जो हम मान रहे हैं उसको दिखाता क्या है, जो ये क्या दिखाना चाह रहा है, दैट ए कपल डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन, दैट मीन्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। बट ए कपल प्रोड्यूस ए मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। ये क्या करता है कि कपल जो है ये नहीं दिखा रहा है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, कपल क्या दिखा रहा है कि वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं जा रहा है दोस्त, ये चीज है। अब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है, जहां पर कोई भी शेप का बहुत सारा शेप है, आपको ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, क्यूब स्फीयर दिखाई देगा, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, शेप है, बहुत सारा चीज रहता है, शेप रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ये आपका सेमी सर्कल है, तो सेंटर जो होता है पूरे बॉडी का मास कहां पर एज्यूम एक्ट हो रहा है, पूरे बॉडी का जो मास होगा, पॉइंट मास मान लीजिए, इक्विवेलेंट मास कहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए पूरे बॉडी है, बॉडी का सेंटर पूरे मास जो है, जैसे कोई व्यक्ति है यार, उसको क्या ऐसा फील नहीं करता है, हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा जो मास है पूरे बॉडी का कहां पे है, सेंटर पे, नाभि हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह ये अगर स्क्वायर है तो इसका जो टोटल मास जहां पे एक्ट कर रहा है वही क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। देखिए द पॉइंट थ्रू विच द होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट, जहां पे टोटल मास जो है एक्ट कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। पोजीशन के आधार पर कैसा पोजीशन है, क्या है, इज नाउन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसका पोजीशन भी हम लोग एलोकेट करते हैं ना, ठीक है। ब्रीफली रिटेन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी हम लोग बोलते हैं, लिया लिखते हैं। द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर लाइक रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, एटसेट्रा इत्यादि, हैव ओनली एरियाज बट नो मास, एरिया होता है बट नो मास। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज नाउन एज सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है।
तो अगर एरिया है, सिर्फ एरिया लिया जा रहा है, ठीक है, मास कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है, तो उसका सेंटर एरिया होगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रोइड बोलो या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, ठीक है, एरिया ग्रुप में भी लिखा जाता है। इट मे बी नोटेड दैट एवरीबडी हैज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितना भी ये सब आपको शेप दिख रहा है, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही रहता है, ऐसा नहीं कि 10 12 20 रहेगा, ठीक है। दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिंपल फिगर, देखिए दिखाया गया है जो भी चीज है, ये देखिए, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रड इज इट्स मिडिल पॉइंट। अगर कोई रड है अगर ये रड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर रहेगा। उसी तरह अगर ये है तो उसका यहाँ पे होगा, ये है ट्रायंगल है तो इसका यहाँ हुआ, सेमी सर्कल हुआ तो यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब देखिए यहाँ से कितना जो सेंटर है, यहाँ से 4r/3π ऊपर जाना है, अप जाना है, यहाँ से 4r/3π अप जाना है, मतलब रेडियस r क्या हो गया, रेडियस हो गया, 3π क्या है, बाय, माने 4r/3π अगर अप जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो ये जो होगा यहीं पे सेंटर ऑफ इसका ग्रेविटी होगा। अगर ऊपर से नीचे देखना चाहें कितना डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पूरे यहाँ से यहाँ r है तो क्या करेंगे, r - 4r/3π कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3π आ जाएगा, और 3π r आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, निकल जाएगा, यही आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल दोस्त ये याद रखना पड़ेगा, क्या, 4r/3π। इसके लिए सेमी सर्कल के लिए नीचे से इतना सॉरी डिस्टेंस ऊपर तक आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एलोकेट है, ठीक है। उस तरह इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, नीचे से बेस से कितना, h/3, तो ऊपर से कितना होगा, 2h/3। कैसे निकलेगा ये, मान लीजिए यहाँ से यहाँ h/3 निकल गया, तो ऊपर से निकालेंगे क्या, पूरा लेंथ h है, तो क्या करेंगे, h/3 करेंगे, 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, 3h - h, इसका लोग कितना होगा, 2h/3। देखिए आ गया ना, आ गया ये तो ये था। उसके बाद क्या है, उस तरह जितना सारा शेप है, ये आपको जो बुक है RS कुर्मी का, उसमें आपको सारा चीज दिया हुआ है, आप उसको याद कर सकते हैं। उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल का जो दिखा दिए, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद ये मान लो स्फीयर का है, ये आपका सेमी स्फीयर का है, वो तो आपका सर्कल का था, सेमी सर्कल, ये स्फीयर का है। तो स्फीयर में देखिए चेंज हो जा रहा है, 3r/8 आ गया, इसमें कितना हो जा रहा है, h/3, 2a + 3, a + b। सब समझ आइए कि a b क्या है, b क्या, ये बेस हो गया बड़ा वाला साइड इसके पैरेलल जो छोटा वाला साइड रहता है वो क्या हो गया, आपका a हो गया। ये दोनों गिवन रहेगा आपको, h दोनों का जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन्स का जो डिस्टेंस वो h रहेगा। बस यहाँ से आप कर सकते हैं, h/3 × 2a + 3/a + b, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से इतना ऊपर डिस्टेंस चल जाइए तो आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे लोकेट है। इसके बाद ये आपका आ गया, कोण आ गया, ठीक है। तो ये कोण आ गया, तो कोण में मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है क्या, यहाँ से कितना ऊपर पे जाएगा, h/4 पे, तो ऊपर से h है, पूरे h है, तो ये h/4 है। यहाँ से इधर से भी आप निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस पे ये एलोकेट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब सारा चीज आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये बहुत ब्यूटी चीज है, इसी को समझाने के लिए हम थोड़ा सा आ रहे थे फास्ट, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये मेन चीज जुगाड़ क्या है, इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो है, जैसे जहां भी आपको घूमने का बात आता है, रोटेशन का बात आता है, ठीक है। इनर्शिया मीन्स क्या हुआ, जड़त्व। जड़त्व मतलब क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है, जड़ हो गया है, जिसको हम लोग लैंग्वेज गांव देहात के लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे यार वो थेथर है, क्या है, थेथर है, नहीं बोलता है। थेथर का क्या पहचान रहता है कि भैया ढीठ, नहीं बोलता ढीठ है यार, उसको बैठा हुआ है तो बैठा ही रहना चाहता है, होता नहीं है। अगर चल रहा है बोलेंगे भैया रुक जाओ तो रुकेगा नहीं, अगर दौड़ रहा है बोलेंगे भैया रुको तो नहीं रुकेगा। अगर बैठा हुआ है, अगर उसको हम बोल रहे हैं भैया चलो ना थोड़ा सा मार्केट तक, नहीं भैया नहीं,
उठेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। तो उसी को ना हम लोग बोलते हैं ढीठ है, बड़ा ढीठ है। तो कुछ नहीं है भैया, इनर्शिया वही चीज है। इनर्शिया क्या है? ढीठ ही है बस। लीनियर केस में हम लोग यूज करते हैं क्या? फोर्स, मास। और एंगुलर केस में जब आता है तो वो क्या, कौन सा कारक आता है? इनर्शिया, आई। जैसे लीनियर केस में कोई चीज बड़ी अगर मूव कर रहा है तो कौन ऐसा कारक है जो उसको चाहता है कि उसको गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, रखना चाह रहा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखना चाह रहा। तो वैसा कौन सा कारक है? वो है क्या? मास है ना। मास है, हैवी मास रहेगा तो अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। उसी तरह जब एंगुलर का बात आता है, जब कोई चीज़ घूमने का बात आता है, एंगुलर का बात आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? वहाँ जो कारक आता है वो क्या आता है? काउज आता है, जो वहाँ थेथर का जो काम करता है, उसका ढीठपन जो बढ़ाता है, वो कौन रहता है? आई रहता है। आई रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मतलब जड़त्व। इनर्शिया मतलब जड़त्व, तो भैया वो जड़त्व आता है। तो इसलिए वहां लीनियर केस में मास आता है, यहाँ आई आता है। तो वहां F इक्वल टू एम ए का बोलते थे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ F के जगह पे क्या आ जाएगा? टॉर्क। वहां कोई चीज को मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट देने के लिए कौन रहता था? फोर्स। यहाँ पे घुमाने के लिए कौन सा कारक आता है? टॉर्क। तो यहाँ हो गया टॉर्क। वहां आता था मास, तो वहां हो गया F इक्वल टू एम इंटू ए करते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे? टॉर्क इक्वल टू मास के जगह पे क्या हो गया? आई। वहाँ था लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू आई। और यहाँ हो जाएगा, एंगुलर का बात चल रहा है तो यहाँ होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम डिस्कस कर चुके थे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पिछला वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ बेसिक फिजिक्स में। तो आप जाकर के चैनल में जाकर के आप वो देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक को डाल दूँ, ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। और ये ही जुगाड़ था मेन। क्या है? ढीठपन। ढीठपन, आई क्या है? ढीठपन, ठीक है। तो इस चीज़ को तो देखिए, लाइफ में ढीठपन भी होना बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं काम दे देता है कि नहीं ये चीज़ करना है तो करना है। माथा घुसाया जब तक नहीं करेंगे तब तक निकलेंगे नहीं। तो ये चीज़ है, हर सिक्के के दो पहलू होता है, वही हाल है कि बहुत जगह फ़ायदा होता है, बहुत जगह लॉस होता है। तो डिसाइड करना है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हो। चलिए देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था। तो ये सिंपल, मान लिया हर कोई बॉडी है, इसमें ये जो रिजिड बॉडी है तो इसमें मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट है ना, M1 M2 M3 मिलकर के नहीं बना हुआ। तो मान लीजिए कोई एक फिक्स लाइन ले लिए हैं, तो फिक्स लाइन के अबाउट से हम ले रहे हैं कि M1 जो है यहाँ पे होगा, M2 यहाँ होगा, M3 यहाँ होगा, M4 यहाँ होगा, डॉट सो ऑन, सब सारा चीज एलोकेट होगा यहाँ से। तो ये जो के जो है ये जो K1 है, K2 है, K3 है, ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया। M3 कितना डिस्टेंस पे है? K3 डिस्टेंस पे है। M2 कितना है? K2 डिस्टेंस पे है। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं M1 K1 स्क्वायर प्लस M2 K2 स्क्वायर, डॉट सो ऑन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये K1 K2 क्या है? फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स लाइन के अबाउट जो डिस्टेंस है कि एलोकेट कहाँ पे, M1 कहाँ है, M2 क्या है, M3 क्या है, ठीक है, ठीक है। तो उसी को बहुत सारा मास है ना यार, बहुत सारा है ना, इसलिए सबका एक अलजेब्रिक सम कर दिया ना। आई सबका सम होगा ना, सबका सम कर दिया। और अगर एरिया की बात करें तो सब छोटे छोटे एरिया मिलकर बना है ना, छोटे छोटे एरिया मिलकर के बना है ना। अगर हम मास में कंसीडर करेंगे तो मास से बना हुआ, अगर एरियाज कंसीडर करेंगे तो छोटे छोटे एरिया, गोल गोल एरिया सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा दोस्त। तो ये चीज तो देखिए एरिया ग्रुप में भी लिखा हुआ। अब क्या है, इसका एसआई यूनिट जो होता है क्या, mm क्या है, केजी मीटर स्क्वायर होता है। केजी मतलब क्या? अरे आई इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? तो ई एम क्या होगा? केजी होगी, आर माने मीटर स्क्वायर हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया, ऐसा यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है, इसका थोड़ा सा यूज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये क्या हो गया? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आई क्या हो गया? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, अगर ये कोई मान लीजिए सर्कल है,
तो ये अपना सेंटर के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कोई सेंटर के अबाउट घूम रहा है ना, सेंटर के अबाउट अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, जी आई जी। और अगर मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसके अबाउट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट जो भी होगा एम आर स्क्वायर जो भी होगा, मैंने आई जी होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई जी होगा। और यहाँ ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लीजिए एच है तो ये हो गया आई जी प्लस इसका मास इंटू ये दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये कोई है सर्कल है, इसका सर्कल है, ये अपना एक्सिस के अबाउट कुछ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, सेंटर के अबाउट कुछ है, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट है, मान लीजिए इसके अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट आपको पता है, आपको निकालना है इसके अबाउट, इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट निकालने के लिए इसके अबाउट पता है क्या, आई जी। इसके अबाउट निकालने के लिए क्या, आई जी प्लस ए, माने इस जो सर्कल है इसका एरिया ले लो, या एरिया से भी कंसीडर कर सकते हो और मास से भी कंसीडर कर सकते हो। अगर मास से करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, आई जी प्लस ये एम इंटू एच स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो पैरेलल, ये जो दो एक्सिस हो गया ना, दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका मिल गया इसके अबाउट, ठीक है। अगर आपको चाहिए किसके अबाउट, अगर मान लीजिए डायमीटर के अबाउट आपको निकालना है, किसके, इस डायमीटर के अबाउट निकालना, मान लीजिए हमको निकालना है किसके, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आपको एक्सिस के अबाउट पता है कि इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, कुछ भी चीज जो भी पता है। अब हमको चाहिए किसके, तो यहाँ प्लेन होगा ना, एक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपका हो गया जेड। तो क्या होगा, आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई वाई प्लस आई जेड होता है। क्या होता है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई, मतलब आई वाई माने आई एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसी तरह, फिर वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो वो दोनों का जोड़ जो होगा वो क्या देगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, मतलब हमको मिल गया ये, या हमको एक्स एक्सिस के अबाउट हमको मिल गया, मतलब ये यही हो गया ना डायमेट्रिकल अबाउट किसका, डायमीटर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हमको डायमीटर निकालना है। तो देखिए ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, तो दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम ना होगा, तो लिख सकते हैं 2ID हो जाएगा ना। और ये हो गया आपका सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसके अबाउट निकाल सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जो भी चीज इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हम हल्का हल्का हिंट्स दे दे रहे हैं कि ये यूज कहाँ होता है, क्या होता है, ताकि आपको नया नया ना लगे और याद करने में भी आपको आसानी हो ठीक है। तो ये देखिए आई जी किसका दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन डिस्क का दिया हुआ है, क्या, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। अबाउट द किसके, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, जैसे ये है ये बोल रहा है ये डिस्क है, ये क्या डिस्क है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये सेंटर का परपेंडिकुलर है। तो क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन डिस्क मास m है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके अबाउट यानी एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी इतना होता है, ठीक है। उसका डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट तुमको पता है एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो हमको ये मैंने जेड के आई जेड पता है, ये ना जेड एक्सिस के अबाउट हो गया, तो ये हो गया एक्स आई एक्स, ये हो गया आई वाई, यही ना डायमीटर है। आई एक्स क्या डायमीटर क्या लॉन्ग हुआ ना, इस तरह से घूमेगा हमारे डिस्क के बीच में, ऐसे से घूमेगा, ऐसे से, फिर ऐसे से डिस्क ऐसे से घूमेगा, और जेड क्या है, जेड एक्सिस में इस तरह से तो घूमेगा। तो ये दोनों देखिए दोनों डायमीटर सेम ही है ना, दोनों तो सेम ही चीज हुआ। तो हम लिख सकते हैं आई डायमीटर जो होगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो जाएगा, होगा। तो इतना दोनों होगा, तो हम क्या कर सकते, क्योंकि जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना होता है, आई जेड। तो दोनों सेम है ना, आई एक्स बराबर आई वाई, तो इसको दोनों को हम मान लेते हैं, मान लिया आई डी, डायमीटर क्या लॉन्ग, यही दोनों सेम ही चीज़ है, डायमीटर क्या लॉन्ग। तो आई डी कितना हो जाएगा, 2ID हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तो आई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा ना। तो देखिए आ गया ना एम आर स्क्वायर बाय 4 ठीक है दोस्तों। तो ये चीज था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए